आपको बताएंगे मखसूस नशिस्तों पर नजर-ए-सानी केस की समाअत से कबल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नजर-ए-सानी अपील के स्कोप से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने नजर-ए-सानी के स्कोप से मुतालिक फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक नजर-ए-सानी आर्टिकल 188 और रूल्स के तहत ही हो सकती है। नजर-ए-सानी के लिए फैसले में किसी वाज़ेह गलती की निशानदही लाजिम है। महज एक फरीक का अदम इत्मीनान नजर-ए-सानी की बुनियाद नहीं हो सकता और मखसूस नशिस्तों के नजर-ए-सानी केस में फरीक पहले से मुस्तरद हो चुका नुक्ता दोबारा नहीं उठाया जा सकता। नजर-ए-सानी की बुनियाद ये भी नहीं बन सकती कि फैसले में दूसरा नुक्ता नजर भी शामिल हो सकता था। फैसले के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 22 लाख मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा हैं और सुप्रीम कोर्ट में 56,000 से ज़ायद केसेस ज़ेरे इल्तिवा हैं। इन ज़ेरे इल्तिवा केसेस में बड़ा हिस्सा नजर-ए-सानी दरखास्तों का है। और बिल्कुल इस तहरीरी फैसले में ये भी कहा गया है कि मन घड़त किस्म की नजर-ए-सानी दरखास्तों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। याद रहे कि गुज़श्ता साल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल बेंच ने इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का हकदार करार दिया था, जिस पर ताहाल अमल तो ना हो सका, मगर मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले के खिलाफ नजर-ए-सानी अपील सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीरुद्दीन की सरबराही में 13 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत के लिए मंजूर कर ली है। इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर कानून एडवोकेट राजा खालिद साहब ने। राजा खालिद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। राजा साहब, तो आईनी अदालतें होने के बावजूद ये जो फैसला अब सामने आ गया है जस्टिस मंसूर अली शाह का, ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कितनी अहमियत का हामिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इमरान, असल सूरत हाल ये है कि आपके इल्म में है जब 26वीं आईनी तरमीम हो गई तो उसके बाद जितने कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, वो उनकी समाअत करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी कॉन्स्टिट्यूट किया जा चुका है, जिसे हेड कर रहे हैं, जिसके सरबराह हैं इस वक्त जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहिब। अब जहां तक इस फैसले की बात है कि 3 जजेस ने ये फैसला दे दिया कि जी रिव्यू का स्कोप महदूद है, अंडर आर्टिकल 188 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रिव्यू की जा सकती है, या सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं 1980 के, उनके तहत आप रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जो रिव्यू का स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है। इस हद तक तो इत्तफाक किया जा सकता है, लेकिन बदकिस्मती से ये वो फैसला है जिसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया। आर्टिकल 6 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसकी अगर जो झैली क्लास है, जो सब आर्टिकल 6 है, उसे देखा जाए तो जो रिजर्व सीट्स हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पे एलोकेट की जाती हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को। उसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी रिजर्व सीट्स के जो उसके नुमाइंदे होते हैं, इन रिजर्व सीट्स पे अपने लोगों को नामजद करेगी, वो लिस्ट प्रोवाइड करेगी इलेक्शन कमीशन को बिफोर द इलेक्शन। लेकिन ऐसा चूंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो थी, इसमें जिस पार्टी ने वहां पे इलेक्शन कमीशन से रजू किया था, बाद में पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया और फिर वो सुप्रीम कोर्ट गई, वो ऐसा करने में कुल्ली तौर पे नाकाम रही थी। ना तो उसने लिस्ट प्रोवाइड की थी अपने कैंडिडेट्स की कि रिजर्व सीट्स के लिए हमारे ये कैंडिडेट्स होंगे, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया कि यू आर नॉट इंटाइटल फॉर द रिजर्व सीट्स। उसे उन्होंने असेल किया था बिफोर द पेशावर हाई कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी रिट मुस्तरद कर दी और उसके खिलाफ वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एस्टोनिशिंगली, सरप्राइजिंगली ये फैसला दे दिया कि वो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी उनकी अपील तो उन्होंने डिसमिस कर दी, लेकिन पीटीआई जो ना तो इलेक्शन कमीशन के रूबरू पार्टी थी, ना ही पेशावर हाई कोर्ट के सामने पार्टी थी, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पार्टी थी, तो उनको रिजर्व सीट्स दे दी। और उन्होंने मजीद जो उसमें हैरान कुन ऑब्जर्वेशन दी और डायरेक्शंस दी, वो ये थी कि जो आज़ाद इलेक्ट हुए हैं लोग, वो 15 दिनों के अंदर पॉलिटिकल पार्टी को, पीटीआई को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, इसी आर्टिकल 51 के आखिर में जो प्रोवाइजो है उसमें ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है। आर्टिकल 188 को एक्सप्लेन किया है, कहिएगा। जैसे कि 13 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया था उस पर भी मिनोअन अमल नहीं हो सका, तो अब क्या लगता है मुमकिनात ये मौजूद हैं कि अगर बेंच फैसले पे पहुंच जाता है किसी, तो उस पर अमल हो सकता है?
जी, मैं समझता हूँ कि ये जजमेंट बिल्कुल रिव्यू होनी चाहिए, इसे रिव्यू किया जाना चाहिए। और चूंकि अदालत का काम नहीं होता कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे, अदालत का काम हमेशा इंटरप्रिटेशन का है। इन्होंने जो आर्टिकल 51 है उसके अंदर तरमीम कर दी। 3 दिन का टाइम लिखा हुआ था कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपने उन्हें 15 दिन का टाइम दे दिया। फिर आपने ये कर दिया कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने लिस्ट ही फराहम नहीं की, उस पार्टी को आप, और जो कहीं भी पार्टी नहीं थी, केस में पार्टी नहीं थी, ये यहाँ पे याद रहे कि पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के सामने दरखास्त लेके गई थी कि हमें पार्टी इम्प्लीड किया जाए। उन्हें इम्प्लीड किए बगैर उनके हक में फैसला दे दिया। मैं समझता हूँ कि जहाँ यहाँ पे हमारा जो सिविल प्रोसीजर कोड है, जिसके अंदर जो रिट्स हैं उनका जो मैकेनिज्म है, या रिट को कैसे इंटरटेन करना है, कैसे चलाना है, कैसे प्रोसीड करना है, उसे भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अमेंड करके रख दिया। ये लॉ की भी वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की भी वायलेशन है। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जितने फैसले हैं, तो कानून ये कहता है जी। कि वो स्टेयर डिसाइजेस की डेफिनेशन में आते हैं, उन फैसलों से आप बाहर नहीं जा सकते। आपने उन माजी के फैसलों की भी नफी करते हुए पीटीआई को ये सीट्स दी। ठीक है, आपके ख्याल में वो मावराए फरीक भी नहीं आइन थे, और लेकिन कानून फैसला था। उनको इस पे नवाजा गया। बहुत शुक्रिया आपका एडवोकेट राजा खालिद साहब, आपने कानूनी नुक्ता जो है राजा खालिद साहब ने हमारे सामने रख दिया है। अब इस केस में नजरसानी जो केस है उसकी समाअत होगी और आईनी बेंच उसकी समाअत करेगा, और उम्मीद है कि इस पे जो फैसला होगा इस दफ़ा उस पर अमल दरामद हो जाएगा।